इवनिंग। बताएं कौन कौन लाइव है इस वक्त। बताइए जी कौन कौन लाइव है। नीलम, वेरी गुड इवनिंग। शुरू करते हैं हम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश और गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमने पढ़ लिया था। एक बार कमेंट करके बता दीजिए जो लोग लाइव आ चुके हैं। मंजू, सीमा, नीलम, सबका स्वागत है। रितु, सलोनी, हितेश, राखी, नवीन, कालू, आ गए सारे। क्लास नंबर कौन सी है ये? तो हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे और गुलाम वंश का अगला शासक देखिए जी, दूसरा शासक बनता है आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह। 1210 से लेके 1211 तक ही राज कर पाया था आराम शाह। ये एक अयोग्य शासक निकला और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने साइड में कर दिया और तीसरे नंबर पे गद्दी पे बैठा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको साइड में कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये बेटा था, बेटे को साइड में कर दिया, वो काम का नहीं था और दामाद गद्दी पर बैठा 1211 से लेके 1236 तक। कहने को तीसरा शासक है लेकिन प्रमुख राजाओं में दूसरे नंबर पे ही मानिए आप, ठीक है। और इसी को कहा गया दिल्ली सल्तनत व गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक इसे कहा गया, ठीक है। थैंक यू मंजू, थैंक यू। अयोग्य मतलब काम का नहीं था, ठीक है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है या गुलाम वंश का भी। देखिए इल्तुतमिश क्या करता है। सबसे पहले इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के बाद अपनी राजधानी चेंज कर लेता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली को बनाया। पहले राजधानी लाहौर थी, अब राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर ली गई। लाहौर से दिल्ली लेकर के आया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया है, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने पूरा करवा दिया। इसने दिल्ली में आकर के एक संगठन बनाया तुर्कान ए चहलगान। अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्रिमंडल इसने बनाया है और इस मंत्रिमंडल को कहा गया तुर्कान ए चहलगान। ये 40 लोगों का समूह था। तुर्कान यानी तुर्की, चहलगान यानी 40 लोग। 40 तुर्की लोगों का समूह था जिससे कहा गया तुर्कान ए चहलगान। ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कॉइन्स भी स्टार्ट किए। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के शुरू किए थे, जीतल व टका। जीतल जो है वो तांबे का सिक्का होता था, टका जो है वो चांदी का सिक्का होता था। इल्तुतमिश ने ये सिस्टम शुरू किया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्तादारी शुरू की। इक्तादारी एक ऐसी परंपरा जिसमें वेतन के बदले में जमीन का टुकड़ा दिया जाता है। सैलरी नहीं मिलेगी किसी को, जमीन मिलेगी। उस जमीन से आने वाला रेवेन्यू आप रख सकते हैं।
ठीक है। वेतन के बदले जमीन देना क्या कहलाता है? इक्तादारी। मान लीजिए कोई सैनिक काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, जमीन दे दी जाएगी, वहां से आप रेवेन्यू अपना जो आएगा वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इल्तुतमिश का सब कुछ सही चल रहा है, तब इसने बलबन नाम के एक गुलाम को खरीदा। इल्तुतमिश ने एक गुलाम को खरीदा जिसका नाम था बलबन। बलबन को खरीदा और इसी बलबन को इल्तुतमिश ने सबसे बड़े पद पर बैठाया, आमीर ए आखुर बनाया। आमीर ए आखुर होता है अस्तबल का प्रधान। आमीर ए आखुर यानी अस्तबल का प्रधान इसे बनाया है। ठीक है। इल्तुतमिश की कुछ बातें हैं, उसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में 2-3 बातें और होगी। एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिएगा। इल्तुतमिश कीजिए फटाफट यहां तक। क्लियर है? अस्तबल सेना के जो सरकारी घोड़े होते हैं, हथियार होते हैं, उन सब का प्रधान। ठीक है। अब दिल्ली ले लिया करेंगे जी बच्चों जी क्लास। ठीक है, चलिए आगे। क्लियर है ना? देखें जरा, लिखो, डन लिखो एक बार। ठीक है, चलिए जी, डन लिखो, फिर मैं आगे चलूंगा। लिखा नहीं है क्या अब तक? लो जी, डन। थैंक यू नीलम। उसके बाद देखिए जी, इल्तुतमिश के समय में 1221 में मंगोल शासक चंगेज खान का हमला हुआ था जी। दिल्ली में उस समय जब इल्तुतमिश था, मंगोल शासक चंगेज खान ने हमला किया था जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर से ही वापस लौट गया था। तो पूछा जाता है किसके समय में मंगोल शासक आया था? इल्तुतमिश के समय में। इक्तादारी क्या होता है? इक्तादारी का मतलब सैनिकों को जमीन के बदले, वेतन के बदले में जमीन देना। अब आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो तो आपको जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए कि वहां जमीन से जो भी राजस्व आएगा, जितना लोग टैक्स देंगे, वो तुम रखो, वो तुम्हारी सैलरी है। सैलरी नहीं दी जाएगी, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। ठीक है। इल्तुतमिश 1229 में बगदाद के खलीफा से, खलीफा होते हैं धार्मिक गुरु, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की 1229 में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत के राजाओं में ये पहला शासक था। पहला शासक
जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था इल्तुतमिश। अब देखो इल्तुतमिश के हम परिवार की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश के 4 बच्चे पॉपुलर हुए। बड़ा बेटा फिरोज शाह, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद निसरुद्दीन महमूद, और उसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है। ये थी एक लड़की। इल्तुतमिश चाहता था मेरे बाद मेरी बेटी गद्दी पर बैठे। बेटा एक भी काम का नहीं था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग पे भी मिलेगी ये क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं जी भी नहीं। तो इल्तुतमिश चाहता था कि मेरे बाद मेरी बेटी गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हुई, चौथे नंबर पे शासक बना इल्तुतमिश का बेटा फिरोज शाह। अब फिरोज शाह से सबको दिक्कत हो गई, 1236 में गद्दी पर बैठा है। 1236 में ही फिरोज शाह अपनी मर्जी से गद्दी पर बैठ गया, जबकि यहां बलबन भी था, सारा सिस्टम संभालता था। बलबन बहुत बड़ा पद, 40 लोग भी थे। इल्तुतमिश चाहता था योग्य है मेरी बेटी, बेटी को सुल्तान बनाया जाए। इल्तुतमिश के मरने के बाद जबरदस्ती गद्दी पे बैठ गया फिरोज शाह। फिरोज शाह के खिलाफ हो गए सारे के सारे। ये भी एक अयोग्य साबित हुआ और इसको उसी साल गद्दी से नीचे फेंक दिया। और अब 5वें नंबर पे बनी रजिया सुल्तान। 5वें नंबर पे आएगी रजिया। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, फटाफट कीजिएगा जी। करें इसको नोट। क्लियर है? क्लियर? चलिए जी, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी जी आप लोगों को। पीडीएफ आप है ना नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9812608829 9816208829 पीडीएफ मिल जाएगी। फिरोज शाह के बाद लिखा हुआ बहराम शाह, उसके बाद निसरुद्दीन महमूद और उसके बाद रजिया सुल्तान। 3 लड़के 1 लड़की। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ये वाली नहीं, मतलब पहले से बना रखी है जो, वो मिल जाएगी, ठीक है। जो पहले से बना रखी है वो मिल जाएगी आप लोगों को। क्लियर? ओके जी मनदीप, राम राम। साथ में लिख लो, सबसे बढ़िया ये है। या फिर मतलब मैं लिखने का टाइम देता हूं, इस टाइम पे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए जी, 5वें नंबर पे गद्दी पर बैठी रजिया सुल्तान, गुलाम वंश की 5वें नंबर की शासिका।
रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी है जी। 1236 से लेके 1240 के बीच, ठीक है। रजिया आप ये कह सकते हैं कि 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक राज किया था रजिया ने। 3 साल 6 महीने 6 दिन तक प्रॉपर राज किया था रजिया सुल्तान ने। रजिया भारत के इतिहास की पहली महिला शासक, पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, ठीक है। या पहली मुस्लिम महिला शासक आप कह सकते हैं रजिया सुल्तान को। रजिया जब गद्दी पर बैठी तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसके भाइयों को थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके भाइयों को थी। एक भाई था जो बहराम सा, एक भाई था निसरुद्दीन, एक पहले मारा जा चुका था, रजिया से पहले गद्दी पे जो बैठा था, ठीक है। और बलबन भी यहां पर था। अब क्योंकि बलबन इल्तुतमिश का खास था, बलबन की सहायता से रजिया गद्दी पर बैठी है, बलबन की पूरी सपोर्ट थी, ठीक है। तो रजिया ने गद्दी पर बैठते ही कुछ फैसले लिए जो फैसले इसके भाइयों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। रजिया ने सबसे पहले जो बुर्का होता है, बुर्का, उसका त्याग कर दिया। दोनों भाई खिलाफ हो गए। ये क्या सिस्टम है? सुल्तान बनी है लेकिन परंपराओं को भूल जाएगी। लेकिन क्या करे, रजिया सुल्तान है, करेगी ऐसा। रजिया ने जो पुरुष राजा की ड्रेस होती है ना, वो पहननी शुरू कर दी। पुरुष राजा के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। दिमाग खराब भाइयों का। अब ये जींस पहन के बैठेगी गद्दी पे। हाँ जी, 88-29 से लास्ट में, ठीक है। पुरुष राजा के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। फिर भाइयों का दिमाग खराब, ये क्या सिस्टम है। लेकिन रजिया सुल्तान है, चलेगी इतनी तो। उसके बाद रजिया ने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हाथी और घोड़े पे बैठ के शिकार पे जाती थी रजिया सुल्तान। फिर भाइयों का दिमाग खराब। दोनों भाई जलते थे एक्चुअल में, बस ये रजिया को गद्दी से उतारने का बहाना ढूंढ रहे थे और बहाना मिला। रजिया का एक दोस्त हुआ करता था याकुत। याकुत जो है वो हबसी जाति का था। रजिया ने याकुत को आमीर ए आखुर बना दिया। एक्चुअल में ये पोस्ट किसके पास थी? बलबन के पास। बलबन भी दुखी हो गया, रजिया ने तो मेरी भी नौकरी छीन ली, मैं तो रजिया की साइड लेता था, रजिया के साथ था मैं तो। तब सब के सब मिलकर के रजिया के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो हम गुलाम के तौर पे रखते थे, आमीर आखिर इतना बड़ा पद दे दिया, गुलाम के तौर पे रखते थे इसको, ठीक है। तब रजिया चाहती थी कि याकुत, एक्चुअल में रजिया याकुत से प्रेम करती थी, और याकुत अगर बड़े पद पे रहेगा तो सारा सिस्टम इसके कंट्रोल में रहेगा। ये सारे के सारे मिलकर भटिंडा चले जाते हैं। उस समय अब भटिंडा के गवर्नर की एंट्री होती है। उस समय भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है वो भटिंडा का गवर्नर था। सारे के सारे अल्तुनिया के पास गए और जाकर के रजिया के खिलाफ कर दिया। अल्तुनिया ने भटिंडा में विद्रोह कर दिया। अब रजिया इस विद्रोह को शांत करवाने के लिए आई, साथ में ले आई याकुत को। रजिया और याकुत दोनों आए यहां पर। अल्तुनिया ने याकुत की तो कर दी हत्या और रजिया को कर लिया कैद। इसको, रजिया को और याकुत को मारने का ऑफर दिया गया था। जब ये गया अपना ऑफर पूरा करवाने इसके भाइयों से, रजिया के भाई तो जलते थे, रजिया से मरवाना चाहते थे। तब 3:30 पर तो लाइव नहीं थी सर क्लास, अभी फिलहाल ये क्लास लाइव है और 3:30 बजे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। रजिया को कैद करके ये चला गया, उसके भाइयों ने कुछ नहीं दिया। वापस आया और इसने रजिया से बात की कि देखो मैडम ऐसा है, या तो जेल से बाहर आओगे तो मुझसे शादी कर लो, हम दोनों दिल्ली पे राज करेंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल में रहना। अब रजिया अपनी जान बचाने के चक्कर में
अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और दोनों दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। इधर पहले से ही पता लग गया रजिया के भाई को कि रजिया जिंदा है। जब रजिया विवाह करके अल्तुनिया के साथ लौट रही थी तब 1240 कैथल में ही कुछ गुंडे भिजवा दिए इन्होंने और कैथल में रजिया की हत्या करवा दी। साथ में मारा गया आशिक अल्तुनिया। रजिया मारी गई है 1240 में। रजिया का मकबरा HSSC के अकॉर्डिंग कैथल में ही माना जाएगा, वैसे वास्तव में रजिया का मकबरा दिल्ली में है। रजिया मारी गई और 6 नंबर पे सुल्तान बना उसका भाई बहराम सा। रजिया के बाद ये सिस्टम बिखर सा गया। 3 शासक आएंगे, वो भी नाम मात्र के। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। कीजिए फटाफट। क्लियर है सब? करो फटाफट नोट। डन। देखिए जी, अब रजिया के बाद 3 अयोग्य शासक बने। रजिया के बाद बस नाम मात्र के शासक बने 3। 6 नंबर पे रजिया का भाई बहराम शाह। बारह 1240 से लेके 42 तक बहराम शाह के खिलाफ बलबन ने कर दिया मसूद शाह को। मसूद शाह, इसने बहराम शाह को मारा। 1242 से लेके 1240 तक खुद गद्दी पर बैठ गया। ये मसूद शाह है कौन? ये है रजिया का जो भाई था ना फिरोज शाह, ये उसका बेटा है। फिरोज शाह का पुत्र यानी बहराम शाह का भतीजा। ठीक है। रजिया के बाद उसका भाई भटिंडा को भटिंडा ही बोलते थे उस समय। ठीक है। और उसके बाद 8वें नंबर पे बना इल्तुतमिश का जो एक और बेटा बचा हुआ था, निसरुद्दीन महमूद। निसरुद्दीन महमूद। निसरुद्दीन महमूद 1246 से लेके 66 तक राज करेगा। सुनिए मेरी बात। बहराम शाह गद्दी पे बैठा, 2 साल रहा। मसूद शाह ने मार दिया, इसी के भतीजे ने। गद्दी पर बैठा, 4 साल रहा। मसूद शाह को मारा मसूद शाह के चाचा ने, यानी बहराम शाह के छोटे भाई ने। और इन सब के पीछे हाथ था बलबन का। निसरुद्दीन महमूद ने 20 साल तक शासन किया और अपना प्रधानमंत्री बनाया बलबन को।
20 साल तक सत्ता इसके हाथ में थी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बलबन के पास ही थी सत्ता, सही यूज उसका बलबन ही कर रहा था। 20 साल बाद बलबन का जब नाम हो गया मार्केट में, इसको मार के खुद गद्दी पे बैठ गया, यानी बलबन 20 साल प्रधानमंत्री रहा इसके समय में, और अब अगला शासक बनेगा बलबन। ये वही बलबन है जो 9वें नंबर पे शासक बनेगा, किसी जमाने में गुलाम के तौर पे इल्तुतमिश ने खरीदा था, आज ये बलबन सुल्तान बनने लायक हो गया। देखिए कितने राजाओं का कार्यकाल देखा। तीसरे नंबर पे राजा के समय में आया था, 4 5 6 7 8, 9वें नंबर पे खुद गद्दी पर बैठा है। समझ में आ गई बात? एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कीजिएगा फटाफट। अब आएगा जी बलबन। ओके अमरजीत, बाकी लोग भी हैं अभी। करो फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है दीपक, बठिंडा भी कहें आप, ये भी कह सकते हैं। हो गया, चलिए आगे देखिए। अब 9वें नंबर पे सुल्तान बना है बलबन। बलबन राजा बना 1266 में और 1286 तक रहेगा। 20 साल तक प्रधानमंत्री और 20 साल तक सुल्तान। बलबन के सामने चुनौती ये थी कि राजा की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो तुम इसके बाद कोई पूछता ही नहीं राजा को, अब पूछेंगे। बलबन ने राजा के पद की खोई हुई गरिमा वापस लाने के लिए 2 नियम लागू कर दिए, सिजदा व पाबोस। सिजदा का मतलब है राजा को झुक करके सलाम करना। पाबोस का मतलब है पेट के बल चलकर सुल्तान के पांव चूमना। पेट के बल चलकर सुल्तान के पांव चूमना, ये दोनों नियम लागू कर दिए बलबन ने। बलबन ने जो सिस्टम था तुर्कान चहलगान, उसे बंद कर दिया। तुर्कान चहलगान को बंद कर दिया बलबन ने। 40 लोगों का जो समूह किसी जमाने में इल्तुतमिश ने शुरू किया था, वो बलबन ने बंद कर दिया है। तुर्कान चहलगान। बलबन के समय में मंगोल अटैक शुरू हो गए। बलबन के समय में मंगोल अटैक शुरू हो गए हैं जी। मंगोलों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए हैं, और इन मंगोल अटैक को रोकने के लिए बलबन ने मंगोल नीतियां अपनाई। बलबन की मंगोल नीतियों में आप देखिए जी, बलबन ने लोह व रक्त की नीति अपनाई थी, यानी खून का बदला खून से लिया जाएगा। मंगोलिया यहां आएंगे, हम वहां जाएंगे अटैक करने। मंगोलों के खिलाफ ये नीति अपनाने का साहस 2 ही राजा कर पाए, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। बलबन ने दुर्ग नीति अपनाई, अपनी सीमाओं पर दुर्ग बनवाए, फोर्ट बनवाए, ताकि मंगोलों को रोका जा सके। बलबन ने इसके अलावा एक डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान ए अर्च।
दीवान ए अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट बनवाया बलबन ने। ये विभाग एक सैन्य विभाग था, ठीक है। लेकिन इन्हीं मंगोल अटैक में 1285 में बलबन का बेटा महमूद, जो कि बलबन का पुत्र है, ये मारा गया। बस अब बलबन के जीवन में दुख ही दुख है, बेटा मारा गया बलबन का। यहां तक नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। करो फटाफट। क्लियर है? चौथी लाइन में मंगोल अटैक शुरू हो गए। उनको रोकने के बलबन ने लोहे व रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, दुर्गनीति अपनाई। दीवान अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट बनवाया, सैन्य विभाग, मंगोलों को रोकने के लिए। सेना को उनके एरिया में भेजना शुरू कर दिया। सीमाओं पर सुरक्षा के लिए दुर्ग बनवाए और एक विभाग बनवाया स्पेशल, जो मंगोलों से लड़ेगा, ठीक है। लेकिन बलबन का बेटा मारा गया 1285 में। देखिए जी आगे, कर लिया ना? करो फटाफट। चलिए जी आगे। 1286 में बलबन त्याग कर देता है अपनी गद्दी का। बलबन ने त्याग कर दिया, और ऐसे में बलबन के बाद 10वें नंबर पे शासक बना बलबन का बेटा, सॉरी पोता, खुसरो। बलबन का पौत्र, ग्रैंड सन, बलबन का पोता गद्दी पर बैठा। अब देखो, एक्चुअल में बलबन का ये हो गया बलबन, एक बेटा था महमूद, और बलबन का एक बेटा और था बुगरा खां। ध्यान से सुनना इस बात को। महमूद का बेटा है खुसरो और बुगरा खां का बेटा है केकुबाद। केकुबाद। बलबन चाहता था महमूद गद्दी पे बैठे, महमूद तो मारा गया, तो महमूद नहीं तो उसका बेटा बुगरा खां की बारी नहीं आई, तो 10वें नंबर पे गद्दी पर बैठा खुसरो, बलबन का पोता। 1286 से 87 तक रहा, ठीक है। अब जैसे ही 1287 में बलबन की मृत्यु हुई, बलबन की मृत्यु हो गई 1287 में। इसी मौके का फायदा उठाया 87 में ही केकुबाद ने
खुसरो की हत्या कर दी। कजन ने ही मार दिया जी। ठीक है। बलबन के बाद बलबन का पोता गद्दी पे बैठा। जैसे ही बलबन की डेथ हुई, दूसरे पोते ने इसको मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अगला शासक बनता है 11वें नंबर पे केकुबाद। एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर हम केकुबाद के बारे में पढ़ेंगे। बलबन के बाद कौन गद्दी पर बैठ पाया, कीजिए यहां तक नोट, फिर पढ़ना है हमें केकुबाद के बारे में। ठीक है। नहीं, अमीर खुसरो नहीं है, ये सिर्फ खुसरो है। केकुबाद बलबन का दूसरा पोता अपने कजन को मार के गद्दी पर बैठ गया और 11वें नंबर पे खुद राजा बना केकुबाद। क्लियर यहां तक? ओके। अब देखिए जी, 11वां शासक केकुबाद। केकुबाद 1287 से लेके 1290 तक गद्दी पर बैठा। केकुबाद को गद्दी पर बैठने के बाद लकवा हो जाता है, तो ऐसे में इसका भी एक छोटा सा बेटा होगा, 3 साल का बेटा इसका, जिसका नाम था कैमूर्स। कैमूर्स को जलाल खिलजी की देखरेख में रखा। केकुबाद ने पहले कह दिया जी, मेरा तो अब अंत तय है, मेरे बाद मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा, लेकिन वो है ही 3 साल का, तो जलाल खिलजी की देखरेख में काम करेगा, मतलब राजा ये बनेगा, काम सारे जलाल खिलजी करेगा। केकुबाद की 1290 में डेथ हो जाती है लकवा के कारण, और क्योंकि केकुबाद का ये आदेश था, मरने से पहले ही गुलाम वंश का 12वां शासक उसके बेटे कैमूर्स को बनाया गया। 1290 से 90 कैमूर्स राजा बना है, लेकिन किसकी देखरेख में? जलाल खिलजी की देखरेख में। खिलजी था सेनापति। खिलजी ने सोचा 3 साल का लड़का मेरे ऊपर राज करेगा, मैं ही कर लेता हूं, सारा कुछ है ही मेरे हाथ में। जलाल खिलजी ने ही अपने सुल्तान की हत्या कर दी, और इसी के साथ ये हुआ गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स, और खिलजी वंश शुरू कर देगा जलाल खिलजी। एक नया वंश शुरू कर देगा जलाल खिलजी, इसका नाम होगा खिलजी वंश। कीजिए यहां तक नोट। बलबन का पोता गद्दी पे बैठा, केकुबाद उसको लकवा हो गया, उसके बेटे को उसने सौंप दिया खिलजी को। खिलजी ने कहा कि ठीक है, हम संभाल लेंगे। 90 में जैसे ही केकुबाद की डेथ हुई, 3 साल का लड़का कैमूर्स राजा बना। 2-3 महीने बाद उसी की सेनापति जलाल खिलजी ने मार दिया। यानी बलबन के बाद समझ लो बिखर गया। बलबन के बाद 3 राजा आए, लेकिन एक भी काम का नहीं था, खुसरो, केकुबाद और कैमूर्स। ठीक है। टोटल 12 शासक रहे गुलाम वंश में। बताइए। कैमूर्स 90 में ही बना था, 90 में ही 2-3 महीने के लिए। बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते नहीं है, जानकारी नहीं है लोगों को, केकुबाद को ही आखिरी मानते हैं। ठीक है। अयोग्य, बिल्कुल नाम मात्र के ही शासक थे। इस वंश में शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, 4 ही मानिए योग्य, बाकी के सारे अयोग्य शासक थे।
क्लियर है जी? चलिए, अब जलाल खिलजी के साथ एक नया दौर शुरू होता है, खिलजी वंश। इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, खिलजी वंश, नेक्स्ट लेक्चर। एनी प्रॉब्लम बताइए जी। बहुत बढ़िया। बीए में शायद इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, अभी तो हमारी शुरुआत है, आगे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। आज के सेशन में इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे खिलजी वंश, गुलाम वंश पहला हमारा खत्म हुआ, अब दूसरा वंश आएगा दिल्ली सल्तनत का, खिलजी वंश। बताइए आज का सेशन कैसा लगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। कोई दिक्कत? थैंक यू जी, बाय बाय।